ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम कांस्टेंट मोशन, और कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने डिराइव किया था तुम्हें कि देखिए अगर पुली मूव कर रही है, इज दैट क्लियर? अगर पुली मूव कर रही है तो फिर इस केस में क्या होगा कि हम किस तरह से कांस्टेंट लगाएंगे। तो उसमें ये था कि जैसे मान लो ये पुली है और पुली के ऊपर से और यहाँ से स्ट्रिंग आ रही है इस तरह से, ओके। ये हम दो पार्टिकल एज्यूम कर लें, कुछ भी मास हो इनके, जितनी भी कांस्टेंट मोशन है वो इनके मास पे डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ को तो कांस्टेंट रहना है, चाहे कितना भी मास लटका लो। तो जैसे मैं ये कह रहा था कि मान लो इस पार्टिकल की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे v1 है और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए v2 है, तो फिर पुली की जो वेलोसिटी अगर v3 है तो इनमें क्या रिलेशन होना जरूरी है कि रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रह सके। ये जो रस्सी लिपटी हुई है इस पे, इस रस्सी की लंबाई को कांस्टेंट रहने के लिए क्या कांस्टेंट होना जरूरी है। तो इसमें मैंने बताया था कि दोनों जो एंड हैं, बच्चों ध्यान देना, हम लिख भी सकते हैं कि द नेट वेलोसिटी ऑफ बोथ एंड्स, द नेट वेलोसिटी ऑफ बोथ एंड्स in the direction of the pulley velocity, the net velocity of the both end in the direction of the pulley velocity, half of its magnitude will be equal to the velocity of pulley। यानी इन दोनों का जो नेट है, अब नेट किधर लेना है ये ध्यान रखना, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लेना है अपने को, पुली की डायरेक्शन में, कि पुली किधर जा रही है उधर। अभी जैसे पुली ऊपर जा रही है तो इन दोनों का नेट ऊपर की तरफ कितना है, तो फिलहाल तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, v1 प्लस v2 अपॉन 2 इसको पुली की वेलोसिटी के बराबर होना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है, हमारे पास तीन अननोन नहीं रहेंगे, फिर दो ही रह जाएंगे। जैसे इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो पुली की नहीं माननी, फिर तो पुली की हो जाएगी v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कल इंपॉर्टेंट था, तो मैं इस पर पहले कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, ध्यान देना। इस कंस्टेंट पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो देखिए लेट अस सी सम एग्जांपल। हमें दे रखा है एक पुली मास सिस्टम है, एक स्ट्रिंग ये है, इस स्ट्रिंग से एक पुली लटका रखी है, ये फिक्स है, यहां से एक ब्लॉक है ये, ओके। दिख रहा है बच्चों, ये है ए, ये है बी। अब क्या रखा है कि अगर ए का वेलोसिटी ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड है, ए की वेलोसिटी, भाई जो रिलेशन मैंने कहा ना, जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में है वही वेलोसिटी में होगा, वही एक्सीलरेशन में होगा। तो इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी। तो बी की वेलोसिटी बताओ। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, अब देखो सबसे पहले यहीं से शुरू करें, ध्यान देना। तो ये देखो सबसे पहले इस पुली पे बात करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। ऊपर जो पुली है इसको चलो कह देते हैं P1, इस पुली को। तो क्लियर है कि P1 जो पुली है ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ध्यान से देखना, P1 पुली फिक्स है, रिजिड बेस से बंधी हुई है, ध्यान से देखो। और बच्चों अगर P1 पुली फिक्स है तो एक रस्सी जितनी वेलोसिटी से ऊपर आएगी, दूसरी तरफ वही रस्सी उतनी वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगी, है ना। तो अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रहा है ब्लॉक, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये नीचे मूव करेगी, 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट, ये स्ट्रिंग अगर 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो इधर की तरफ ये 4 मीटर पर सेकंड से चलेगी। अब आ जाओ पुली P2 पे, ये पुली P2 है, ध्यान देना, सॉरी। तो ये पुली मान लीजिए P2 है,
देखो पुली P2, ध्यान से देखो, पुली P2 इस रस्सी से बंधी हुई है, ऊपर वाली से। पुली P2 इस स्ट्रिंग से बंधी हुई है ये। अब अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो इसका मतलब ये पुली भी 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इस पुली को अलग से बना लेता हूँ, पुली P2 को मैं अलग से बना लेता हूँ। तो अब देखो ये पुली इधर आ रही है नीचे की तरफ, ये फिक्स नहीं है क्योंकि ये पुली इस रस्सी से बंधी हुई है और ये रस्सी खुद नीचे आ रही है, तो ये पुली भी नीचे गिरती जाएगी। तो इस पुली की वेलोसिटी नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड है। अब इसके दोनों एंड से देखो एक बार, ये है मेरा ब्लॉक बी। अब देखो इसका जो एक एंड है ये वाली रस्सी दूसरी है, एक रस्सी तो देखो यहाँ से यहाँ तक है और एक रस्सी फिर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। 2 रस्सी मैंने यूज लिए हैं, एक तो स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक हो गई हूँ और एक स्ट्रिंग ये वाली है। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स कर रखी है, देखो यहाँ पे फिक्स है, दिख रहा है सबको। ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स है, ऐसे डैश डैश करने का मतलब क्या समझे, मतलब ये फिक्स है। अब अगर ये यहाँ फिक्स है तो बताओ इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या होगी, बताओ 0। ये स्ट्रिंग तो चलेगी नहीं, और ये यहाँ पे बांध दी तो इस स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। और पुली आ रही है नीचे 4 से, तो मैं इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v मान लेता हूँ, जो मुझे कैलकुलेट करनी। तो अब कंस्टेंट क्या लगेगी बताओ, कि दोनों रस्सियों, सोचो दोनों जो स्ट्रिंग है, मतलब है तो एक ही स्ट्रिंग, दोनों एंड को, दोनों एंड जो हैं इसके, दोनों जो एंड्स हैं उनके रिजल्टेंट का आधा, हाफ ऑफ द रिजल्टेंट, दैट शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पुली। ये आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास। तो अब इनका नेट अपन निकालें तो इसका तो 0 है और ये आ रही है b से, तो नेट कितना हो गया, 0 प्लस b, ये नीचे की तरफ का नेट हो गया इसका, और डिवाइडेड अपॉन 2। नेट किधर लेते हैं, जिधर पुली चल रही है। तो पुली किधर आ रही थी, नीचे की तरफ, पुली किधर आ रही है बच्चों, नीचे की तरफ। तो इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी 0 है, ये कह लो, ये एंड 0 से चल रहा है, ये v से चल रहा है। तो नीचे की तरफ इनका नेट क्या हो गया, 0 प्लस v, उसका हाफ करो तो 0 प्लस v बाई 2, एंड दैट शुड बी ऑफ पुली 4, वो पुली के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी इंस्टेंट पर अगर a ब्लॉक की वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पर अगर ब्लॉक a की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो उस इंस्टेंट पे b की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी 8 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 8 मीटर पर सेकेंड होगी। देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बताओ ये, इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अपन प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, इसकी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। लेट अस हैव द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, ये है ब्लॉक ए, क्लियर, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। हमें तो रखा है, ये डायग्राम बनाओ पहले अच्छे से, है ना, डायग्राम समझ में आना चाहिए, डायग्राम में कितनी रस्सी हैं, कैसे बिल्कुल फील होना चाहिए। कि देखो इसमें 3 पुली ली है मैंने, ये है, इसको नाम देता हूँ पुली P1, ये दूसरी पुली है, इसको नाम दे दें पुली P2, और ये थर्ड पुली है P3। दिख रहा है, ये पुली P1, ये पुली P2, ये P3। ब्लॉक ए के बारे में दे रखा है कि ब्लॉक ए ऊपर चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ब्लॉक ए की वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी रखी कि ये स्ट्रिंग इधर आ रही है
2 मीटर पर सेकेंड से। ये दो चीज़ गिवन है बच्चों, ठीक है। ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। पहले डायग्राम बनाओ बच्चों अच्छे से, एकदम है ना, साफ साफ डायग्राम बनाओ, चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ कितनी स्ट्रिंग है जरा ध्यान से देखो। यहाँ केवल 2 स्ट्रिंग है, पता है। एक स्ट्रिंग देखो यहाँ से, एक स्ट्रिंग तो ये चल रही देखो इसके ऊपर से, फिर यूँ आई है ये इस पुली पे होके, और फिर ये जा रही है इससे। ये पूरी एक स्ट्रिंग ध्यान से देखो, एक रस्सी पूरी की पूरी। ये P1 के ऊपर से लपेट के जा रही है इस तरह से, P1 के ऊपर से इस तरह से जा रही है, फिर P3 से यूँ जा रही है, और फिर P2 पर आ रही है। एक रस्सी तो ये पूरी, और एक रस्सी ये है। ऐसे नहीं 1 2 3 4 गिन लो कितनी रस्सियाँ हैं। ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ऐसे कह लो, चाहे यहाँ से गई, यहाँ से इसको लपेट के इसी पे ले आए वापस ये, और एक स्ट्रिंग ये है। तो अब अगर ब्लॉक ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी और किधर की तरफ होगी, ये हमें देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आइडिया कहाँ से शुरू करें कि देखो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन सी पुली चल रही है, कौन कौन सी रुकी हुई है, ये आराम से सोचा करो। तो पुली P1 फिक्स है, देखो पुली P1 फिक्स है, और अगर पुली P1 फिक्स है तो ये स्ट्रिंग इधर की तरफ आ रही है यूँ 2 मीटर पर सेकेंड से। तो डेफिनेटली ये रस्सी भी ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही होगी। आई कैन से और नॉट, क्योंकि ये पुली फिक्स है। अगर ये पुली फिक्स है तो ये स्ट्रिंग जितने से ऊपर जाएगी उतने से ही इसको नीचे जाना पड़ेगा। आर यू एग्री और नॉट? फिक्स की पुली के लिए सबसे सिंपल होता है ये कहना। तो चलो यहाँ इस मेरे को एक चीज़ पता लगी कि ये जो रस्सी है ये ऊपर चल रही होगी 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसी से बंधी हुई है तुम्हारी पुली P2। अब P2 पे आ जाओ बच्चों, P2 पुली पे आ जाओ ध्यान से। तो P2 ऊपर की तरफ चल रही है, देखो P2 फिक्स नहीं है, P2 ऊपर चल रही है। देखो बोलो कितनी वेलोसिटी चल रही है P2? 2 मीटर पर सेकेंड। P2 ऊपर मूव करिए 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो स्ट्रिंग है इसका एक पार्ट पे दिखा दूँ, यहाँ देखो, और ये वाला जो ब्लॉक है इधर ये चल रहा है ऊपर, कितने से बोलो? 4 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ से मैं इस वाले पार्ट की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। इसको मान लो V से जा रहा हूँ ऊपर, V से मान लीजिए बच्चों, समझा? इसको मैं V से मान लेता हूँ। ये कौन सा पार्ट है पता है? ये वाला देखो, इसको मैंने V से माना है, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ। ओके, अब बताओ इक्वेशन क्या लगाओगे कि दोनों एंड जो हैं, दोनों एंड का ऊपर की तरफ जो रिजल्टेंट है, क्योंकि पुली ऊपर जा रही है ना, तो दोनों एंड का ऊपर की तरफ जो रिजल्टेंट है उसका हाफ वो पुली के बराबर होगा। यानी आई कैन से V + 4 डिवाइडेड बाई 2, V + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 होना चाहिए। देखो 2 होना चाहिए, तो इससे आएगा V + 4 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4, तो V इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो चलो इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी 0 आ गई, ये इसकी वेलोसिटी 0 आ गई। ओके बच्चों, और अब आ जाओ पुली P3 पे। तो पुली P3 पे बात कर लें अपन। तो पुली P3 को मैं अलग से बना देता हूँ, ध्यान देना। ये पुली है P3, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग ऐसे है, और यहाँ से लटका हुआ है ब्लॉक B। तो ये स्ट्रिंग तो जा रही है कितने से बताओ? 0 से। अभी निकाला ना तुमने, ये स्ट्रिंग कितने से जा रही है? 0 से। और ये स्ट्रिंग देखो यहाँ से नीचे आ रही है, यही वही है 2 मीटर पर सेकेंड से। इस पुली को ध्यान से देखो, इस पुली के दोनों एंड देखो, ये पूरी रस्सी ऐसे लपटी हुई है यहाँ पे। तो ये जा रही है ऊपर 0 से, और ये नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये तो फिक्स हो गया एक तरह से, 0 मतलब फिक्स है। तो अब इन दोनों जो एंड्स हैं इनका जो नेट होगा, तो मान लो ये पुली या ये ब्लॉक ये जा रहा है नीचे V डैश से,
ये तो क्लियर है कि पुली जितने से चलेगी उसी से ब्लॉक बंधा हुआ है पुली से। देखो ब्लॉक बी डायरेक्टली पुली P3 से बंधा हुआ है इसलिए अब कंस्टेंट लगाओ वापस से। क्या कंस्टेंट लगेगी बताओ, ध्यान से देखना। 0 + 2 ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया नीचे की तरफ, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और इट शुड बी इक्वल टू V डैश। 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू V डैश होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 = 2V डैश, तो V डैश इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों पॉजिटिव आया है, इसका मतलब तुमने जिधर एज्यूम किया वो सही किया है। कई बार गलती होती है, अपन मान लो ऊपर एज्यूम कर दें तो नेगेटिव में आ जाएगा अपना, वो टेक केयर करेगा, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर है कि ये जो पुली P3 कह लो या ये ब्लॉक बी, ये 1 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स होगी। देखो आया कि नहीं समझ, बताओ ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। इसकी अपन काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ध्यान से देखो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट में एक पुली बंधी हुई है। ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी। लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड से। लिफ्ट ऊपर जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड से। ब्लॉक ए ऊपर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ये क्वेश्चन है बच्चों, करो नोट इसको। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, और एक बार खुद ट्राई करो। तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी हमें बतानी है कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी और किधर होगी। अब पहले मुझे ये बताओ, ये जो पुली है, एक बार में सही जवाब देना, पुली फिक्स है या चल रही है बताओ। तो सीधी सी बात है, पुली चल रही है, क्योंकि पुली लिफ्ट में लटकी हुई है और इस छत से ये पुली कनेक्टेड है। देखो तो छत की जो वेलोसिटी होगी वही इस पुली की होगी कि नहीं बताओ। पुली इस तरह से लटका रखी है, तो छत जितनी या पूरी लिफ्ट जितनी वेलोसिटी से चल रही है उतनी वेलोसिटी से पुली चलेगी। तो पुली चल रही है, इस बार पुली मूवमेंट में है। और अगर पुली मूवमेंट में है तो वी कैन सी, इसका डायग्राम बनाए अपन। ध्यान देना, पुली की जो वेलोसिटी है वो लिफ्ट की वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि पुली डायरेक्ट लिफ्ट से कनेक्टेड है। पुली का कनेक्शन सीधा लिफ्ट से है, तो लिफ्ट जितनी से जा रही है उतनी से पुली ऊपर चल रही है। तो पुली ऊपर जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसको ऊपर मान लो v से जा रहा है। ब्लॉक बी की वेलोसिटी निकालनी है ना, तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी मैंने v मान ली, v एज्यूम कर ली ऊपर की तरफ। क्लियर। अब ध्यान देना कि अगर इस पर कंस्टेंट लगाएं अपन कि दोनों एंड जो है उनका नेट निकालो, और नेट का जो हाफ होगा वो पुली के बराबर होगा। तो आई विल से v + 2 डिवाइडेड बाई 2। इसका ऊपर b है, इसका ऊपर 2 है, तो उनका नेट क्या होगा, v + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 6। तो इससे जाएगा v + 2 इक्वल टू 12, और इसलिए v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव में आया मतलब तुमने जिधर एज्यूम किया वो सही है। तो इधर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सुनो। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इफ ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद द सेम स्पीड। अगर इसकी स्पीड नीचे होती, अगर इसकी स्पीड नीचे की तरफ होती, वही कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड। नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ये मेरा अगला क्वेश्चन है कि पिछले क्वेश्चन में यानी प्रीवियस प्रॉब्लम में अगर ब्लॉक ए की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होती
तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या आती है। तो एक बार फिर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखिए इसमें कहाँ फ़र्क पड़ेगा। सोचो कि ये जो वेलोसिटी है लिफ्ट तो अभी भी उतनी से ही जा रही है ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से, ये ब्लॉक जरूर 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, और ये जो है ये ऊपर चल रहा है कितनी वेलोसिटी से बताओ, v से अज्यूम कर लिया अपन ने। अब ध्यान से कि इन दोनों का जो नेट होगा, इन दोनों का जो नेट होगा किधर की तरफ, जिधर पुली चल रही है। तो एक तो तुम्हारी वेलोसिटी v ऊपर है, ध्यान से देखना, और ये वेलोसिटी 2 नीचे है। इनका जो वेक्टर नेट ऊपर की तरफ बचेगा, ये 2 नीचे है, ये v ऊपर है। तो ऊपर नेट क्या बचा, इस बार v + 2 मत करना, v तो ऊपर की तरफ है, 2 नीचे की तरफ है, तो यह जाएगा v - 2, और इस नेट का जो आधा है, समझ आई बात। 2 - v क्यों नहीं किया, हमें नेट किधर निकालना होता है, जिधर पुली चल रही है। पहले तो देखो पुली किधर जा रही है, उधर नेट की बात करो। पुली ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ जो नेट होगा दैट विल बी v - 2 और डिवाइडेड बाई 2, एंड इट विल बी इक्वल टू, ये काय के बराबर होगा, v - 2 / 2 = 6। तो यहाँ से आएगा v = 14 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव आया मतलब तुमने ऊपर एज्यूम किया और पॉजिटिव आ गया मतलब सही किया। तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा फिर कितने से, 14 मीटर पर सेकेंड से। तो बच्चों समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं ना, इसको पहले प्रैक्टिस करने से खूब सारी अपन। ध्यान से देखना अगला एग्जांपल, डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बनाना बच्चों, है ना। ओके, बनाते चलो बच्चों डायग्राम, है ना। ये ब्लॉक है ए, और ये बड़ा ब्लॉक दिख रहा है नीचे, ये है बी। ठीक है, डायग्राम बनाओ अच्छे से बिल्कुल, है ना। ये एक पुली मास सिस्टम है। अब यहाँ कंस्टेंट अपन सोचते हैं कि ये सभी पुली फिक्स हैं, ओके, फिक्स पुली है। अगर कह रखा है कि ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन ऊपर ए है, अगर ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन ए ऊपर है तो ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन कितना होगा और किधर होगा, कंस्टेंट से बताना है। इफ एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, लेट इट इज स्मॉल a in upward direction, then find the acceleration of block B। बी का एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे ये अपन सोचते हैं। तो चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो बी का एक्सीलरेशन वो नीचे की तरफ स्मॉल बी है, जो मेरे को कैलकुलेट करना है। ये बड़ा वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक बी, ये मान लो बी एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तो बी का आंसर बताना है इन टर्म्स ऑफ ए, कि अगर इसका ए है तो इसकी मजबूरी क्या होगी। ताकि अब बताओ इसमें कितनी रस्सी है, पूरी एक ही रस्सी है। देखो इसको, रस्सी को इस तरह से पुलियों के ऊपर निकाल के अपन लाए हैं, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, समझ रहे हो, एक ही स्ट्रिंग है पूरी। तो चलो शुरू करें कि देखो ध्यान से देखना, ये एंड इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं। मुझे v की वैल्यू लानी है इन टर्म्स ऑफ a,
अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 2a होगा, 3a, a/2 जो भी होगा। तो ध्यान से देखो, स्ट्रिंग का ये एंड इस ब्लॉक से जुड़ा है तो ये स्ट्रिंग इसके साथ साथ चलेगी कितनी वेलोसिटी से बताओ, b से, मतलब एक्सेलरेशन से। ये इससे जुड़ी हुई है तो इसका भी एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे की तरफ क्या होगा, b होगा। अब अगर यहाँ पे अपन इस पुली पे ध्यान देते हैं तो ये पार्ट जा रहा है देखो नीचे b से, और ये पुली फिक्स है तो डेफिनेटली ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ चलेगा b से। देखा समझ में, कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक से बंधी हुई है और ब्लॉक अगर b से जा रहा है तो ये स्ट्रिंग b से नीचे आएगी, और ये b से अगर नीचे आएगी तो इसको b से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी इसी के ऊपर होकर आ रही है ऐसे, तो ये b से ऊपर जाएगी। अब इस पुली पे आ जाओ, इस पुली को मैं अलग से बनाता हूँ, ध्यान देना है ना। इस वाली पुली पे आ जाओ, इस पुली को मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये स्ट्रिंग ऊपर जा रही है b से, देखो ध्यान से देखना, ये ऊपर b से जा रही है, और पुली खुद इस ब्लॉक से बंधी हुई है। देखो पुली खुद इस ब्लॉक से बंधी हुई है जो कि नीचे जा रही है b से, समझ रहे हो सब। पुली इससे बंधा हुआ, ब्लॉक जा रहा है b से, तो ये पुली नीचे जा रही है b से। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको मैं मान लेता हूँ कि मान लो ये वाली स्ट्रिंग, दिख रहा है सबको, ये स्ट्रिंग मान लो नीचे आ रहा है कितने से, x से। ये मैंने x से मान ली, देखो ये x से, और ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया, दिख रहा है सबको, ये b से जा रही है। इस पुली का डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। अब क्या कंस्ट्रेंट लगेगी बताओ, कि पुली जिधर जा रही है उधर पहले नेट निकालने अपन, जिधर पुली जा रही है। तो पुली जा रही है इस बार नीचे, तो दोनों एंड्स का नेट कितना है देखो, अब ध्यान से देखना दोनों एंड्स का नेट किधर, जिधर पुली जा रही है। तो पुली चल रही है नीचे b से, ये स्ट्रिंग आ रही है x से, और ये जा रहा है b से ऊपर। तो नेट कितना हो गया बताओ, क्या लिखोगे, नीचे की तरफ का नेट, जिधर पुली चल रही है उधर का नेट। तो नेट हो जाएगा x माइनस b, क्योंकि ये आ रहा है x से नीचे और ये पार्ट x से नीचे आ रहा है और ये b से ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों का नीचे नेट क्या बनेगा, इन दोनों स्ट्रिंग का नीचे नेट क्या होगा, x माइनस बी, और उसका डिवाइडेड बाई 2 करो, वो पुली के बराबर होना चाहिए। बच्चों समझ में आया कि नहीं होता ये, इन दोनों का जो नेट होगा नीचे की तरफ उसका डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बी। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँ और सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा, तो x माइनस बी इक्वल टू आ गया 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, और इस b को उधर ले जाऊँ तो माइनस का b प्लस बन जाएगा, तो क्या आएगा 3b। तो ये मुझे पता लग गया ये 3b से नीचे आएगी। अब और आगे चलो, अगर ये स्ट्रिंग 3b से नीचे आ रही है, देखो इधर से 3b से नीचे आ रही है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग इधर से ऊपर जा रही होगी, कितने से बताओ, 3b से जा रही होगी। देखो क्योंकि ये पुली फिक्स है ना, तो ये अगर 3b से नीचे जाएगी तो उसको 3b से ऊपर आना पड़ेगा। और एक बार फिर वही पहले की तरह कि ये नीचे जा रहा है कितने से, b से, और ये अब देखो a से अगर ऊपर जा रहा है तो ये a से नीचे आएगी, देखो ध्यान से, क्योंकि ये पुली फिक्स है। तो अब मैं समझ में आई बात, ये अगर a से जा रहा है तो ये रस्सी a से नीचे जाएगी। अब इस पुली का अपन डायग्राम बना लेते हैं, इस वाली पुली का। देखो क्या डायग्राम बनेगा, एक बार सोचो सब, और इक्वेशन लगाने की सोचो सभी, है ना। कि देखो ये पार्ट जा रहा है ऊपर, ये पार्ट ऊपर जा रहा है कितने से बताओ, 3b से, और ये जो पार्ट है ये नीचे आ रहा है कितने से, a से, ये a से नीचे आ रहा है, देखो समझे। और ये पुली है, पुली नीचे चल रही है कितने से, b से, पुली नीचे जा रही है b से, आई बात समझे। तो अब इस केस में ध्यान देना, मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ यहाँ पे बताओ, कि इट विल बी कि नेट जो इन दोनों एंड्स का, ठीक है, इन दोनों एंड्स का जो नेट होगा, इन दोनों एंड्स का जो नेट होगा नीचे की तरफ, उसका हाफ b के इक्वल करना है। तो ये आएगा a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2, और इसको मैं b के इक्वल करूँगा। देखो
a माइनस 3b डिवाइड टू इक्वल टू b, तो a माइनस 3b इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2b आ गया। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 5b आ गई। तो मुझे b निकालना था यहाँ से, तो b की वैल्यू क्या आएगी बताओ, b इक्वल टू a बाई 5। b की वैल्यू क्या आएगी बताओ, a बाई 5 आएगी। यानी अब हम कह सकते हैं कि अगर इसका एक्सीलरेशन ऊपर a है, याद है अगर इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ a है, तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन a बाई 5 होना पड़ेगा। तो यही काम आती है बच्चों ये कंस्टेंट। अगर हम कंस्टेंट नहीं जानते तो दो वेरिएबल होते कि भाई इसका एक्सीलरेशन a मान लीजिए, इसका b मान लीजिए, और दोनों अननोन है। अभी अननोन एक रह गया बस, क्योंकि अगर इसका a बाई 5 a है तो इसका a बाई 5 आ जाएगा। अगर a का आंसर आएगा तो उस आंसर में डिवाइडेड बाई 5 करके इसका आंसर भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो कुल मिला के कंस्टेंट मोशन जो है वो इसी काम में आती है बच्चों। कंस्टेंट मोशन में क्या होगा कि एक वेरिएबल मान करके, और फिर स्ट्रिंग की मजबूरी होती है कि वो अपनी लेंथ चेंज नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? स्ट्रिंग की मजबूरी है कि वो अपनी लेंथ को चेंज नहीं कर सकती, और अगर स्ट्रिंग अपनी लेंथ को और चेंज नहीं करेगी तो इस केस में यहाँ पर इसकी मजबूरी ये है कि अगर इसको ए से जा रहा है तो इस ब्लॉक को नीचे जाना पड़ेगा। कितने से बताओ? ये ब्लॉक नीचे a बाई 5 से जाएगा। बोलो बात समझ आएगी तो ये, तो इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन तो हालांकि इसके बहुत हैं बच्चों, लेकिन अब अपन रियल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब तक तो हमने ये एज्यूम किया था कि अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका कितना होगा, लेकिन अब हम कैलकुलेट करेंगे a कितना होगा। ये रियलिटी में एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। इज इट क्लियर? तो पुली मास सिस्टम में कैसे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से मैं बातें शुरू करता हूँ। पुली मास सिस्टम में कैसे एक्सीलरेट, तो ये कंस्टेंट तो क्या था, एक पार्ट था बीच का, ठीक है। क्वेश्चन के बीच में हम अज्यूम करेंगे कि लेट इसका एक्सीलरेशन a है तो उसका कितना होगा, फिर उसको कैलकुलेट भी करना होता है। तो एक तो छोटा पार्ट था बीच क्वेश्चन में जिसको हम यूज लेते थे वेरिएबल बचाने के लिए। अब लेकिन कह दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, पिछले क्वेश्चन में कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a या फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ a एंड b। तो a का एक्सीलरेशन निकालना होगा तुम्हें और उसका 1/5 वो b का हो जाएगा। अब वो कितना होगा ये कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो पुली मास सिस्टम के क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। पुली मास सिस्टम के क्वेश्चन करना अपन शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, लेकिन पहला ही क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में रिजल्ट होता है। देखो, ये एक फिक्स्ड बेस है, रिजिड बेस, और इस रिजिड बेस से एक पुली फिक्स कर रखी है। ये मासलेस पुली माननी है अभी फिलहाल। लेट पुलीज आर मासलेस एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ये लिखा हुआ मिलेगा। पुली मासलेस है और जो भी रस्सी यूज ले रहे हम वो मासलेस होंगी और इनएक्सटेंसिबल यानी वो खिंच नहीं सकती हैं। यही तो अपनी कंस्टेंट थी। और अब इसके ऊपर से एक रस्सी निकल रही है ऐसे ऐसे। ये मास सपोज m2 है और ये मास सपोज m1 है। अब यहां कैलकुलेट क्या करना है, दो क्वेश्चन है। नंबर 1, कैलकुलेट द एक्सीलरेशंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। पहला क्वेश्चन, दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द टेंशन इन द string which connect
बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक जिस रस्सी से बंधे हुए हैं उसमें टेंशन क्या होगी, यानी इस वाली स्ट्रिंग में, ये जो स्ट्रिंग है ना, क्योंकि यहाँ दो स्ट्रिंग है, ध्यान से देखो, दो रस्सियां हैं, एक से तो जो पुली लटक रही है ये वाली, एक तो ये है, और एक स्ट्रिंग वो है जिससे दोनों ब्लॉक बंधे हुए हैं। और थर्ड क्वेश्चन और लिख लें, चलो तीसरा है कैलकुलेट द टेंशन, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग calculate the tension in the string by which pulley is suspended, जिससे पुली लटकी हुई है उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। ये तीन क्वेश्चन है। एंड यू आर गिवन कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि M2 ग्रेटर देन M1 है, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आएगा, जिससे देखना इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि एज्यूम करना शुरू करें। अब देखो, अब कंस्ट्रेंट का यूज आएगा। तुम्हें पता है ये पुली फिक्स है, ये एक हेवियर ब्लॉक है, ये लाइटर ब्लॉक है, दे रखा है M2 ग्रेटर देन M1 है, तो सबको फील आ रहा होगा कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा। M2 ब्लॉक नीचे की तरफ चलेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या एज्यूम कर ले अपन, A। अब बहुत से बच्चे कहेंगे नीचे तो G से गिरता है, ये G से चलेगा। G से तब गिरेगा जब इस पर केवल एक फोर्स लगेगा। अब यहाँ दो फोर्स है, नीचे mg लगेगा, ऊपर रस्सी की टेंशन लग रही है। ये फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल का मतलब होता है कि केवल और केवल अर्थ फोर्स लगा रही है। तो कोई भी चीज़ पे केवल अर्थ फोर्स लगाती है तब वो G से गिरता है। दैट यू हैव रीड इन द काइनेमेटिक्स। अब इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है लेकिन टेंशन भी लग रही है इस पर, तो अब इसका एक्सीलरेशन G नहीं होगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं ना कि यार हमने वहाँ तो ये पढ़ा था कोई भी चीज़ नीचे G से गिरती है। तो बच्चों कोई भी चीज़ G एक्सीलरेशन से तब डाउनवर्ड्स स्टार्ट होगी गिरना, तब स्टार्ट होगी जबकि उस पर केवल अर्थ का फोर्स लगे। अगर मैं इस रस्सी को काट दूँ, टेंशन जीरो कर देता हूँ, तो बिल्कुल ये नीचे गिर जाएगा। कितने एक्सीलरेशन से? G से गिरेगा फिर तो। ओके, तो ये नहीं कि इसका एक्सीलरेशन तो G होगा नीचे की तरफ, नहीं। लेट अस अज्यूम कि इसका एक्सीलरेशन A डाउनवर्ड्स है। अब यूज लो कंस्ट्रेंट, क्या कि भाई ये पुली फिक्स है, दिख रहा है तुम्हें, ये पुली फिक्स है बिल्कुल, और ये पुली अगर फिक्स है तो अगर ये A से नीचे आ रहा है तो इस स्ट्रिंग को भी A से ऊपर जाना पड़ेगा। अभी मत करें, मास तो अलग अलग हैं, कंस्ट्रेंट होना मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। चाहे 1 किलोग्राम का है, चाहे 1 ग्राम का है, कोई कितना भी भारी ब्लॉक है, कितना भी लाइट ब्लॉक है, क्योंकि रस्सी को तो अपनी मजबूरी है कि स्ट्रिंग को अपनी लेंथ कांस्टेंट रखनी है। तो इसलिए अगर ये x से नीचे खिसकेगा तो इसको x ऊपर जाना ही पड़ेगा। ना x से ज़्यादा जा सकता है, ना x से कम जा सकता है, एग्जैक्ट। तो इसलिए दोनों एंड्स के एक्सीलरेशन हमने A एज्यूम कर लिए, जो हमें कैलकुलेट करने हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो कैसे कैलकुलेट करें, वही FBD बनाएं और F इक्वल टू ma लगाएंगे। चलो M2 और M1 का मैं FBD बनाता हूँ, ध्यान देना। ये ब्लॉक है M2 और ये ब्लॉक है M1। ध्यान से देखना बच्चों, M2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो M2 पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कितना बताओ, इस पे नीचे फोर्स लग रहा है M2G, और यहाँ स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी, तो काटो स्ट्रिंग को यहाँ से, तो इस पूरे को इधर खींचने के लिए इस पर तो ऐसे लगेगी, तभी तो रस्सी खींच के लगेगी, तो इस पर डेफिनेटली ऊपर लगेगी। और स्ट्रिंग मासलेस है, ये भी सोचो, स्ट्रिंग मासलेस है तो पूरी स्ट्रिंग में यहाँ से यहाँ तक सब जगह पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो क्या रहेगी बताओ, सेम रहेगी। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, सेम। इसलिए यहाँ T1 T2 मानने की जरूरत नहीं है, इसको T एज्यूम कर लिया तो ये भी T होगी। ठीक है, हमें तो इससे मतलब था, तो T इस पे ऊपर लग गए। देखो
और कोई सा फोर्स है क्या बताओ? बस एक तो अर्थ लगा रही है mg और एक टेंशन लग रहा है T ऊपर की तरफ। ओके, अब इसके बाद में चलो बात करते हैं ब्लॉक M1 की। M1 की जब हम बात करेंगे तो इसको यहाँ से काट दो इस तरह से, तो नीचे इस पे लगेगा, वो तो लग ही रहा है, सब जानते हैं, अर्थ लगाएगी नीचे की तरफ। कितना होगा बच्चों? M1G नीचे की तरफ होगा। और टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम है क्योंकि मासलेस पूरी स्ट्रिंग है ये, तो एक ही स्ट्रिंग अगर मासलेस होती है तो उसमें हर जगह टेंशन सेम रहती है। तो इसमें टेंशन क्या होगी? T ऊपर की तरफ। अब ये ब्लॉक तो आ रहा है नीचे, ध्यान से देखना, A एक्सीलरेशन से, और ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर एक्सीलरेशन A से। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है A से, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है A से। तो इसलिए मैं इसकी इक्वेशन क्या बनाऊंगा बताओ? M2G माइनस T। नीचे आ रहा है ना, बहुत से बच्चे पूछते हैं मेरे से डाउट में कि सर T माइनस M2G क्यों नहीं किया? उधर करते हैं जिधर एक्सीलरेशन है, तो तुमने नीचे एज्यूम किया है तो क्या लिखना पड़ेगा? नीचे की तरफ का फोर्स इक्वल टू मास इनटू नीचे की तरफ का एक्सीलरेशन। F इक्वल टू में F और A एक ही डायरेक्शन के लेते हैं, तो यहाँ जो नीचे की तरफ का फोर्स है वो हो गया M2G माइनस T इक्वल टू, ये तो हो गया F इक्वल टू M2 इंटू A, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर? इसी तरह से दूसरे इस ब्लॉक पे बात करें, ये जा रहा है ऊपर, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके लिए हम देखेंगे T माइनस M1G, T माइनस M1G, और ये शुड बी इक्वल टू M1A, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स लिखना पड़ेगा मेरे को। ये दो इक्वेशन है, दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक पे दो इक्वेशन। अब सोचो एक बार फिर, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है, ये नहीं इसका इक्वेशन A है, इसका B है, टेंशन ये, और तुमने यानी कितने सारे वेरिएबल मान लिए। वेरिएबल मानने की जरूरत ही नहीं थी। एक तो वेरिएबल तुम्हारा टेंशन होगा जो अननोन है, आपको कह रहे यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, तो यूज लो ना यार। क्या कि स्ट्रिंग मास लेस है तो T1 T2 क्यों मान रहे हो? जबरदस्ती क्यों वेरिएबल फंसा रहे हो? व्हेन यू नो, जब तुम्हें पता है कि स्ट्रिंग मास लेस है तो टेंशन सेम होगी। कंस्टेंट से पता लग गया कि अगर ये A से नीचे जाएगा तो उसको A से ऊपर आना पड़ेगा। कंस्टेंट ने भी एक वेरिएबल बचा दिया। मान लो कंस्टेंट नहीं जानते तो कोई एज्यूम करता रहता कि मान लो ये A से नीचे जा रहा है, ये B से ऊपर जा रहा है, तो दो वेरिएबल हो जाते ना। तो अभी फिलहाल सोचो एक बार कि हमने कितने वेरिएबल एज्यूम कर ली। सोचो कि यार हमने दो वेरिएबल है हमारे पास, या दो अननोन क्वांटिटी का हो, दो अननोन क्वांटिटी हैं, एक तो A एक्सीलरेशन और एक टेंशन T, और दो अननोन क्वांटिटी के लिए दो इक्वेशन चाहिएंगी, और दो इक्वेशन के लिए मेरे पास दो ब्लॉक हैं, एक इस पे F इक्वल टू M लगा दूंगा, एक इस पे F इक्वल टू M लगाऊंगा। आर यू गेटिंग मी? तो अब काम हो चुका है। यहाँ अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं बच्चों, तो यहाँ देखो T से T कैंसिल होगा, तो यू हैव M2G माइनस M1G, और इधर ऐड करेंगे तो ये तो आ जाएगा कॉमन, देखो कॉमन आएगा ना, तो M1 प्लस M2 कह लो चाहे M2 प्लस M1, एक ही बात होती है। तो मुझे A निकालना था जो कि मेरा पहला क्वेश्चन था, तो A की वैल्यू क्या आ गई देखो, इसमें से में भी G को माना जाएगा, तो M2, ध्यान से देखना, माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाई, इसमें से कॉमन आ गया ना G, तो M2 माइनस M1 और डिवाइडेड बाई, इस पूरे को उठा के नीचे ले आओ, तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा? M1 प्लस M2। ये दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन है। दोनों ब्लॉक इस एक्सीलरेशन से, ये तो आएगा नीचे की तरफ, ये जाएगा ऊपर की तरफ। पहले का आंसर ये है। इसको मैं यूज लूंगा, अभी इसकी ट्रिक भी बनाऊंगा, देखना। बार बार हम इतना टाइम खराब नहीं करेंगे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन तो बिना पेन कॉपी उठाए हुए हवा में जवाब दोगे तुम, देखना, लेकिन कुछ देर बाद। पहले इसको पूरा एक्सप्लेन कर ले अपन कंसेप्चुअल, फिर इसकी अपन ट्रिक बना लेंगे। ओके बच्चों, तो चलो एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया। अब दूसरा, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच कनेक्ट द बोथ ब्लॉक्स। टी की वैल्यू बतानी है। देखो दोनों ब्लॉकों को जोड़ने वाली स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तो टी की वैल्यू हमें बतानी है। तो जैसे तुमने पढ़ा होगा टू वेरिएबल में, जैसे एक्स और वाई में टू वेरिएबल इक्वेशन होती थी, तुम्हारे पास दो वेरिएबल होते थे एक्स और वाई, तो किसी अगर एक्स की वैल्यू निकल गई तो वाई आ जाता था।
और y की वैल्यू निकल गई तो x आ जाता था। तो यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल थे a और t। तो अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे ये इक्वेशन 1 कह दूँ, ये इक्वेशन 2 कहूँ, किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दें, किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दें तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी। करना बच्चों, ठीक है। आज मैं वीडियो यहीं छोड़ूंगा अभी, करना, और मैं आंसर बताता हूँ कि तुम्हारा आंसर आया कि नहीं, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ। आंसर क्या आएगा, घर पे ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा कैसे आएगा, a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके t निकालना। तो t आएगा 2m1m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आएगा। देखो ये ट्राई करना, और फिर इस क्वेश्चन का डिस्कशन अगली क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा उसका डिस्कशन, और वी विल हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट फॉर अस। काफ़ी टाइम सेविंग रिजल्ट मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय। और ये एक बार आज का वीडियो ध्यान से देखना अच्छे से, है ना। और सारे अपने जितने भी बेटा तुम नोट्स बना रहे हो एकदम सिस्टमेटिक बनाओ, एकदम, है ना। अच्छे डायग्राम बनाओ, अच्छे से उसको लिखो, है ना। पूरा काम सिस्टमेटिक होना चाहिए ताकि पढ़ने का मन करेगा। अगर तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया मान लो, है ना, बेकार से, तो खुद का ही मन नहीं करेगा तुम्हारा पढ़ने का, ठीक है। तो कोई भी काम हो बेटा सिस्टमेटिक ढंग से करते चलो तो चीज़ें फिर अपने लिए ईजी हो जाती हैं। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।